बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है मीडियन। लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़े हैं अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, ये कोई बच्चा आप ऐसे करें कि रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चलें, ये मैंने स्टार्ट ले लिया। जी, लास्ट टाइम हमने पढ़ा है अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। टुडेज टॉपिक इज मीडियन। मीडियन के लिए ये साइन है, एक्स टिल्डी साइन। अगर मैं इसको टाइप करूं, देखें इंसर्ट इक्वेशन, इसमें आप सेंट, इसमें ये नंबर 9th है, इसको क्लिक करें तो ये टिल्ड साइन, यहाँ से आप मीडियन का सिंबल ले सकते हैं वर्ड से। द मीडियन is defined as a value which divides a dataset that has been ordered into two equal parts, one part comprising of observations greater than and the other part smaller than it. Or more precisely, the median is a value at or below which 50% of the ordered data lie. It is also known as center of location. अगर मैं इस डायग्राम से आपको ये समझाने की कोशिश करूं तो देखें, अगर ये पूरा डाटा सेट हो तो हम एक ऐसा पॉइंट मीडियन की सूरत में फाइंड आउट करते हैं जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस वैल्यू से लेस 50% नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं और इस वैल्यू से ऑनवर्ड 50% नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। यानी एक लोकेशन वाइज एग्जैक्टली सेंटर होता है मीडियन। मीडियन इस वैल्यू से लेस वैल्यूज 50% है और इस वैल्यू से ग्रेटर वैल्यूज 50% है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जो पूरे डाटा सेट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है और हर हिस्सा 50% है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से। इस पॉइंट को, ऐसे पॉइंट को हम मीडियन कहते हैं। दो तरह से फॉर्मूला होता है इसमें, एक अनग्रुप डाटा के लिए है फॉर्मूला मीडियन का और एक ग्रुप डाटा के लिए। अनग्रुप डाटा में दो तरह से, एक तो होता है कि आपके पास जस्ट एक्स की वैल्यूज हों, तो उसमें लेट्स से x1 x2 इस तरह से हमारे पास अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हों तो उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल आइटम डाटा। तो ये हमारे पास इस तरह से अनग्रुप डाटा है। ये अनग्रुप डाटा की एक फॉर्म है जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल आइटम डाटा। अच्छा, इसी तरह एक और हमारे पास डाटा है जिसमें हम इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। लाइक एक वेरिएबल आपके पास x है, साथ इसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है। फर्ज कर लें कि ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, तो ये वैल्यूज़ इनकी आगे फ्रीक्वेंसी है। सपोज इस तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी डाटा है। और ये दोनों टाइप्स जो हैं इनको हम अनग्रुप डाटा कहते हैं। ठीक है, एक टाइप हमारे पास ये है अनग्रुप डाटा, इंडिविजुअल आइटम डाटा जिसे आप कहते हैं इंडिविजुअल आइटम डाटा, ये अनग्रुप डाटा होता है। और सेकंड है फ्रीक्वेंसी, या इसे आप कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों टाइप्स जो हैं ये आपकी अनग्रुप डाटा में आती हैं। अनग्रुप्ड डाटा है।
अनग्रुप डाटा के लिए आपका जो मीडियन का फॉर्मूला है वो ये है, यानी n+1/2 th वैल्यू। n से मुराद आपकी यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो याद रहे कि जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं तो उस सूरत में आपने जो n है वो इक्विवेलेंट होगा n इक्वल्स टू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, तो वो इसके इक्वल होगा। यानी जो टोटल आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में वो सिग्मा एफ होती हैं, तो उस सूरत में आपके पास n से मुराद होगा सिग्मा एफ। सो फॉर्मूला आप अभी राइट डाउन करें, नोटबुक के ऊपर राइट डाउन कर लें, मीडियन इक्वल्स टू n+1/2 th वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम आगे इसको यूज करते हैं। इसका एक क्वेश्चन अगर फर्स्ट कर लें, ये हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, इफ n इज ऑड, यानी n से मुराद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ऑड हों तो फिर हमने इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये आपके पास अगर वैल्यूज हैं 25, 15, 18, 30, 20, 20, then 12 and last value is 16। तो मीडियन फाइंड करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि आपने इसको अरेंज करना है, वैल्यूज को ऑर्डर फॉर्म में लाना है और असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद है कि आपने सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखनी है, देन उससे बड़ी वैल्यू, जैसे यहाँ 12 है, देन उससे नेक्स्ट वैल्यू 15 है, डाटा सेट की वैल्यू 15, और इस तरह से 16। सो आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। सो अरेंज द डाटा वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये हमारा स्टेप होता है। जब आप इसको अरेंज कर लें तो देन आपने इसकी काउंट कर लेनी है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या है। जैसे कि यहाँ 9 है नंबर ऑफ वैल्यूज़, फिर आप फॉर्मूला राइट डाउन करें, x tilde sign equals to n+1/2 th value। So n is 9, put the values in the formula, n+1/2 th value, तो ये 9 + 1 10, 10/2 5 है, सो ये फिफ्थ वैल्यू। तो यहाँ ये अभी आंसर नहीं है, बल्कि ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि इसकी डाटा सेट की जो फिफ्थ वैल्यू है वो इसका मीडियन है। तो यहाँ से जो अरेंज डाटा है वहाँ से आपने देखना है कि फिफ्थ वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 18 वैल्यू है जो फिफ्थ वैल्यू बनती है। सो 18 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डाटा सेट, 18 is the median of this given data set। सो बेटा बताएं इस फॉर्मूले की और इस एग्जांपल की क्या आप समझ गए हैं, अंडरस्टैंड कर लिया है? तो जरा समझ आ चलें, शाबाश। नेक्स्ट, इसी तरह से अगर मेरे पास n अगर इवन आ जाता है, n नंबर ऑफ वैल्यूज, इन केस ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज इवन में देखें वही मैंने डाटा सेट यूज कर लिया, 9 वैल्यूज यहाँ 16 तक थी, एक वैल्यू मैंने बढ़ा ली, वो ले ली 35। तो पहला वही काम करें कि आप कॉलम वाइज लिख लें डाटा वैल्यूज, जिस तरह से जिस अरेंजमेंट में जिस तरतीब में डाटा वैल्यूज आपको गिवन है उसी तरह से आपने इसको अरेंज कर लिया। अरेंज करने के उसी तरह आपने राइट डाउन कर लेना है। देन आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, इसको आपने यही काम करना है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में डाटा वैल्यूज को अरेंज कर लेना है, यही जो हमने स्टेप किया था। तो अगले कॉलम में इसको हमने अरेंज कर लिया इन असेंडिंग फॉर्म।
सो लोएस्ट वैल्यू 9 और ए की वैल्यू हमने पिछले डाटा में इसी का इजाफा किया है 35 विच इज़ हाईएस्ट और उसको हमने एंड पे लिख लिया। और यहाँ देखें फॉर्मूला में n प्लस 1/2 th वैल्यू n इज 10 प्लस 1/2 सो 5.5। 5.5 का ये मतलब होता है कि जो होल नंबर है, यहाँ होल नंबर आपके पास 5 है और डेसिमल नंबर है 0.5, तो इसका मतलब है 5.5 फिफ्थ वैल्यू एंड सिक्स्थ वैल्यू का सेंटर है, ये मुराद होता है। यानी यहाँ फिफ्थ वैल्यू लिखेंगे प्लस सिक्स्थ वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, ये उनका सेंटर ले लेंगे। और अरेंज डाटा में देखें फिफ्थ वैल्यू वो 18 है और सिक्स्थ वैल्यू वो है 20, तो इन दोनों का सेंटर जब लिया, दोनों को प्लस किया, 18 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 19। सो अगर आपके पास डाटा वैल्यूज इवन आ जाती हैं तो 0.5 हुआ करेगा। तो 0.5 जो भी पिछला जो होल नंबर होगा वो वैल्यू और उससे नेक्स्ट वैल्यू, उन दोनों का सेंटर ले लिया करेंगे। लाइक अगर आप 7.5 आता है, आप करेंगे सेवंथ वैल्यू प्लस एट्थ वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। अगर फर्ज कर लें 11.5 आता है तो आप करेंगे 11th वैल्यू प्लस 12th वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हम मीडियन फाइंड कर लिया करेंगे। सर अगर मीडियन में इवन में मीडियन फाइंड करेंगे तो आंसर हमेशा ओड ही आएगा? नहीं, आंसर देखें, आंसर तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ तो हमारे पास दो इवन नंबर थे ना, 18 है और दो इवन का सेंटर 19 आ गया। अगर फर्ज कर लें यहाँ हमारे पास 17 होता, लेट्स से 17 होता, तो मैं यहाँ 17 लिखता और ये वैल्यू अब 18.5 आनी थी। वो तो फर्दर कैलकुलेशन है ना आगे, तो ठीक है ना, दोनों का हम करीब पॉइंट तक का जब तक के आंसर पॉइंट से ज्यादा नहीं आ जाता, यही कह रहे हैं? नहीं, वो तो आपको 5.5 वैल्यू वो तो आपको बताएगी ना, फिफ्थ और सिक्स का सेंटर ले लें। अब वो दो वैल्यूज कोई भी हो सकती हैं, वो ऑलरेडी डेसिमल में हो सकती हैं। फर्ज कर लें 0.5 यहाँ लिखा हुआ है, इधर फर्ज कर लें ये 20.2 आ जाता है, तो अब आप ऐसे ही इनका सेंटर ले लेंगे, इन दो वैल्यूज को जमा करके दो पर तकसीम कर लेंगे और जो कोई भी आंसर आएगा, ठीक है ना। ये कंफ्यूज नहीं होना कि इसका आंसर कोई होल नंबर आना है, सिंपली दो वैल्यूज को पिक करना है और उन दोनों का आपने सेंटर वैल्यू ले लेनी है। जी फॉलो की बात है? चलिए शाबाश। नेक्स्ट देखें, अगर आपके पास डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आते, ये भी अनग्रुप डाटा है और ये आपके पास अरेंज फॉर्म में ही होता है। जब भी आप देखो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा देखेंगे वो अरेंज फॉर्म में होता है। जैसे x की वैल्यू देखिए 4, 6, 8, 12, 15, 16, 18, 19, ये अरेंज फॉर्म में असेंडिंग ऑर्डर में आमतौर पर लिखा होता है। और साथ एक इजाफा होता है कि ये साथ फ्रीक्वेंसी अलॉट की जाती है हर वैल्यूज़ की। जैसे 4 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 6 की फ्रीक्वेंसी 6 है। इस 4 की फ्रीक्वेंसी 5 का मतलब होता है कि ये 4 5 टाइम अकर कर रहा है। अगर मैं डाटा वैल्यूज लिखूं तो वो यूं होंगी कि 4 जो है 4 मेरे पास 5 टाइम होगा। इस तरह 6 जो है वो मेरे पास 6 टाइम है। इसी तरह से 8 जो है वो 12 टाइम है। अगर इसको काउंट कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 एंड 12, इस तरह 12 टाइम है। इसी तरह से जो 12 8 टाइम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम है। तो ये मुराद होती है वैल्यूज की। अब मैं अगर काउंट करना चाहूँ तो इसी तरह मैं अगर लिखता जाऊं तो टोटल वैल्यूज आपके पास 63 वैल्यूज आ जाएंगी। सो सिग्मा एफ, यही मैं बता रहा था आपको कि सिग्मा एफ एन के इक्वल होता है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 63 हैं इस केस में। एक कॉलम आप कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का,
CF स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये देखिए CF से मुराद होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ली जाती है? पहली फ्रीक्वेंसी एज सच लिख लेते हैं, फिर आपने अगले जो वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी को पिछली फ्रीक्वेंसी में ऐड कर लेना है, ये एक्यूमुलेट हो जाती है 11, और फिर तीनों ऐड कर लेते हैं, ये 23, तीनों ऐड कर लें या ऐसे करें, दो तो हमने पहले ऐड की हुई हैं, 11 में आप 12 ऐड कर लें, वो बन जाता है 23, फिर 23 में 8 ऐड करें, ये बनता है 31। सो इस तरह से आप क्यूमुलेट करते जाएं, और आखिरी जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ करती है। जैसे यहाँ 63 है तो लास्ट आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये सिग्मा एफ के इक्वल होती है। यहाँ से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी ये ठीक आ रही है। अगर ठीक आ रही होगी तो ये दोनों इक्वल आएंगे। फिर फॉर्मूला आप मीडियन का यूज़ करेंगे, n+1/2 TH वैल्यू। अब इस केस में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो 63 हैं, सिग्मा एफ नंबर ऑफ वैल्यूज़। सो यहाँ आपके पास 63 + 1/2 करते हैं तो ये बनता है 32nd वैल्यू। जब भी आप देखें इस तरह से लिखते हैं, जैसे अगर फर्स्ट डिजिट 1 आता है तो आप ST लगाते हैं, अगर 31 होता है तो मैं लिखता 31st, सेकंड है 2 है तो सेकंड, 3 है तो थर्ड, 4 है तो TH कर देते हैं, यानी 34th वैल्यू। अच्छा, ये आगे मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा मुझे एक बात ज़रूरी बतानी है आपको, और फिर हम इसी क्वेश्चन पर आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है, ये हमारी क्या हेल्प करती है वैल्यूज डिटेक्ट करने के लिए। ये 4 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 5, इसका मतलब है कि ये 4 जो है 5 टाइम अकर कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू से लेकर 5th वैल्यू तक आपके पास ये 4 ही वैल्यू है। जैसे अभी मैंने पीछे लिखा था कि 4 को 5 टाइम ये लिखा हुआ है। यही डाटा सेट अगर मैं यहाँ से आगे आपके सामने रख दूँ, देखिए तो 4 5 टाइम है, तो ये फर्स्ट वैल्यू एंड अप टू 5th वैल्यू ये 4 है। फिर देखिए 6 कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये हो रही है 6th वैल्यू से, 6th वैल्यू से स्टार्ट होकर ये 11th वैल्यू तक जा रही है। ये क्यूमुलेटिव बताएगा आपको। क्यूमुलेटिव 11 का मतलब है कि ये आपको लास्ट इसकी अकरेंस बताता है, यानी ये जो 6 वैल्यू है ये 6 से स्टार्ट होगा, यानी पिछली क्यूमुलेटिव में एक ऐड कर लें, वो 5 तक एंड हो रहा होता है, तो आप करेंगे 6 to 11, 6th वैल्यू to 11 दिस वैल्यू अकर्ड। इसी तरह अगर मैं ये पूछूं 16 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है, तो आप बताएंगे कि ये देखें 41 को देखते हुए आप कहेंगे 42 से स्टार्ट है ये वैल्यू और एंड यहाँ तक होगा जो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आप कहेंगे 42nd से स्टार्ट करके 50th वैल्यू तक यही वैल्यू रिपीट हो रही है। और 12 पे गौर करें, 12 कहाँ से स्टार्ट होगा, 24th वैल्यू से, 24th से स्टार्ट है, एंड कहाँ होगा 31st तक, 31st पर इसका एंड है। सो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अगर ये पूछूं कि 42nd वैल्यू कौन सी है, 42nd वैल्यू कौन सी है, सोच कर बताएं 42nd वैल्यू कौन सी है जी, कौन सी है, 16 है, 16 है। अगर ये मैं कहूँ 55th वैल्यू कौन सी है, 55th वैल्यू 18, गुड 18 सही कह रहे हैं। और इसी तरह बेटा 20th वैल्यू बताएं, 20th वैल्यू 28 है, क्योंकि 23rd तक यही है ना, 12 to 23rd तक। शाबाश, हाँ वो बिटवीन होगा। 60th वैल्यू कौन सी है, 60th
19। वेरी गुड। अब हम उसी क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हम यहाँ थे मीडियन फाइंड करते हुए, हमने कहा था कि 32nd वैल्यू। अब डाटा सेट से कौन बताएगा कि 32nd वैल्यू कौन सी है? 32nd वैल्यू, शाबाश, 15। यहाँ देखिए ना, 15, ये 31st तक, हाँ शाबाश, 31st तक वैल्यू 12 है, और 15 32nd से स्टार्ट होकर 41st तक है। सो 32nd वैल्यू इज 15। आई थिंक आप समझ गए जी। क्लियर है ये क्वेश्चन? जी सर। शाबाश। अच्छा, नेक्स्ट हम ले लेते हैं अगर ग्रुप डाटा में अगर हमारे पास कोई डाटा ग्रुप डाटा है, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला मीडियन का यहाँ चेंज है। तो आप लोग ये सबसे पहला काम ये करें कि ये फॉर्मूला लिखें ज़रा। मीडियन, फॉर्मूला ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, फॉर्मूला ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। तो ये इस तरह लिखें, इसका सिंबल लिखें, x टिल्डी साइन इक्वल टू L प्लस H ओवर F n/2 minus C, where L is the lower limit of the median group। स्मॉल l से मुराद यहाँ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, H is the class interval of median group, n वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं जो सिग्मा f के इक्वल होगा इस केस में, C is the preceding cumulative frequency of median group। मीडियन ग्रुप से जो पिछले वाला ग्रुप होगा उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो हम कहेंगे C। तो ये जरा राइट डाउन करें, x टिल्डी इक्वल्स टू L प्लस H ओवर F n/2 माइनस C। जी बताएं, आपने राइट डाउन कर लिया? यस सर। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छा, पीछे एक और नोट जरा आप पढ़ लीजिएगा। नोट, ग्रुप डाटा मस्ट बी कंटिन्यूअस टू कैलकुलेट द मीडियन, द ग्रुप डाटा मस्ट बी कंटिन्यूअस। और अगर ये डिसकंटिन्यूअस हो, इफ द डाटा इज डिसकंटिन्यूअस, तो पहले फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट मेक इट कंटिन्यूअस। कैसे बनाते हैं? बाय टेकिंग क्लास बाउंड्रीज। तो ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा हुआ है कि डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा बनाने के लिए आप क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं। तो ये नोट आगे हमारे काम आएगा। तो आगे अब हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कंटिन्यूअस डाटा गिवन है। क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, और ये डाटा आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह चलते चलते 80 to 90, और साथ इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 12, 14, 13, 16, 10, 11, 11 एंड 12। सो इसको हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला आपने सीखा अभी। इसका फॉर्मूला था x टिल्डी साइन मीडियन इक्वल्स टू L प्लस H ओवर F n/2 माइनस C। तो ये आप राइट डाउन करें, लिख लें पहले फॉर्मूला। अच्छा, इस फॉर्मूला में ये वाला जो पार्ट है n/2, तो इसकी वर्किंग करेंगे। सबसे पहले हमें मीडियन ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए n/2 हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले n/2, n यहाँ कितना है ये देखें, ये अगर f देखें तो सिग्मा f हमारे पास है 104। सो n इज 104। n याद रहे कि ये सिग्मा f के इक्वल होता है। तो n की वैल्यू पुट कर लें, 104 डिवाइडेड बाई 2
सो 104 को डिवाइड 2 से करते हैं तो क्या बनता है 52, तो 52nd। अब आप ये देखो इस ग्रुप में, अच्छा एक और काम करेंगे, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 5 हुई, फिर आप 12 ऐड करते हैं तो 17 इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ग्रुप, एंड देन 31 is the cumulative frequency of the third group which is 20 to 30। इस तरह से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, राइट। ये एक 60 आ रही है, 60, फिर 70 है, फिर 81 है, फिर 92 और लास्ट वही देखें इक्वल आ रही है, सिग्मा एफ के इक्वल आ रही है। सो n/2 जब आप 52 ले लेते हैं तो अब आपसे ये फिर वही क्वेश्चन कि 52nd वैल्यू किस ग्रुप में लाई कर रही है। सोचें जरा 52nd, हाँ जी शाबाश, 40 से जो 50 तक का ग्रुप है जिसकी, हाँ जी, जिसकी फ्रीक्वेंसी 16 है, ये ग्रुप मीडियन ग्रुप कहलाता है। इसलिए यहाँ मैंने लिख दिया दिस इज द मीडियन ग्रुप। कैसे डिटेक्ट हुआ, आपने n/2 की वर्किंग से डिटेक्ट किया। इसको आपने कैसे मालूम कर लिया, आप पहले वर्किंग कर रहे हैं n/2, यानी पूरे डाटा वैल्यूज को का जो सेंटर है वो आपने लोकेट कर लिया, वो है 52nd वैल्यू। तो 52nd वैल्यू आप अभी बता रहे हैं मुझे कि वो इस ग्रुप में लाई कर रही है जिसके लोअर लिमिट 40 है और अपर लिमिट 50 है, और इसकी इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी f है। हमने ये कहा था L इज द लोअर लिमिट ऑफ दिस मीडियन ग्रुप। आप ये मीडियन ग्रुप की लोअर लिमिट 40, तो ये 40 इसलिए लिखा है, और H इसका इंटरवल यानी 50 और 40 का डिफरेंस वो 10 है। 10 is the class interval of median group। F is the frequency of median group। ये 16 इसकी फ्रीक्वेंसी है इस मीडियन ग्रुप की 16, एंड C को समझ लें। C ये कहा गया था कि दिस इज द प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, यानी मीडियन ग्रुप से पिछला जो ग्रुप है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी C से मुराद है। इसको CF भी लिख सकते हैं, जस्ट C भी लिख सकते हैं। तो C यहाँ 44 है, ये 44। अब हमारे पास जितनी वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं वो हमने फाइंड कर ली। ये सारी वैल्यूज हमने अब पुट कर लेनी है इस फॉर्मूला में। फॉर्मूला को दोबारा लिखा गया है यहाँ, और L इज 40, ये 40 वैल्यू पुट कर दी। H इज 10, यहाँ 10 हमने लिख दिया, और F इज 16, देन n/2 104/2, आप इसकी जगह 52 भी लिख सकते हैं जो पीछे हमने वर्किंग की हुई है, माइनस 44 विच इज C। आप कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर लें, सॉल्व करें तो वो आंसर बनता है 45, यानी 40 प्लस L जो लोअर लिमिट है इस मीडियन ग्रुप की। मीडियन ग्रुप किस तरह डिटेक्ट करते हैं आप, यहाँ आप कहते हो कि 52 आपने देखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखते हुए आपने कहा ये वाला ग्रुप मीडियन ग्रुप कहलाता है। इस मीडियन ग्रुप की जो लोअर लिमिट है वो 40 है, उसको ऐसा देखकर हमने यहाँ लिख लिया। इसी ग्रुप का जो इंटरवल है 40 to 50 वो 10 है, तो 10 हमने इसका लिखा क्लास इंटरवल। 16 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप 16, और क्यूमुलेटिव आपने इसकी अपने की क्यूमुलेटिव नहीं लेनी, 60 नहीं लेनी, बल्कि इससे पिछले वाले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखनी है, C से मुराद, तो वो 44। अब हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दिया। सो in this slide the procedure to calculate the median is given for the continuous group data। सर ये हमने पिछले ग्रुप की क्यों ली है फ्रीक्वेंसी? हाँ ये, हाँ जी, जब आप इसका जब मैं एक लेक्चर दूंगा, इसका फॉर्मूला जब ड्राइव किया गया है, डेरिवेशन में हमें पता चलना है कि इसकी पिछली क्यों ली जा रही है, ठीक है। उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं रखूंगा।
तो उसका ज्योमेट्रिकली इसका जब फॉर्मूला प्रूव किया जा रहा होता है तो उसमें यहाँ क्लियर होना है आपको कि हमने क्यों ले रहे हैं। तो यानी वहाँ तक उससे फिर फर्दर जो है वो प्लस हो रहा होता है कुछ, ठीक है, n/2 माइनस ई, वो वहाँ क्लियर हो जाएगा आपको। ये आपका क्वेश्चन अभी यही है कि ये सी हम पिछला क्यों ले रहे हैं, इसी पर्टिकुलर ग्रुप का सी क्यों नहीं ले रहे, तो ये अगले लेक्चर में इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, ठीक है, इसकी डेरिवेशन। अच्छा ये था आपका कंटिन्यूस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर आपके पास डाटा डिसकंटिन्यूस फॉर्म में है तो क्या करना होगा, कोई बता सकता है इसको? सर लोअर लिमिट में माइनस करना होगा 0.5 और अपर लिमिट में ऐड करना होगा 0.5। हाँ, यानी हर वक्त 0.5 नहीं होता, सम टाइम अगर आप चेक करना पड़ेगा हमें, जैसे ये 40 पर एंड हो रहा है और नेक्स्ट ग्रुप 41 से स्टार्ट हो रहा है जी, यहाँ इसका डिफरेंस बाय 2 वो 0.5 आ जाएगा। वेरी गुड, तो वो फिर आप इसकी बना लेते हैं क्लास बाउंड्रीज। जैसे यहाँ मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ये आपको देख लें कि ये ग्रुप लिखा, उसकी फ्रीक्वेंसी राइट, और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी तरह से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की है। ये है क्लास बाउंड्रीज, और ये क्लास बाउंड्रीज किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है ये आप अभी मुझे बता रही हैं कि क्लास बाउंड्रीज जो हैं, मैं दोबारा लिख देता हूँ। क्लास बाउंड्रीज का प्रोसीजर ये होता है कि लोअर लिमिट में से माइनस कर देते हैं डिफरेंस बाय 2, और अपर लिमिट में ऐड कर दिया जाता है इसका डिफरेंस बाय 2। और डिफरेंस किसको कह रहे हैं, ये गौर कर लीजिएगा, जो ग्रुप जहाँ पर एंड हो रहा है और नेक्स्ट ग्रुप जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उनका डिफरेंस को हम कहते हैं कि डिफरेंस बाय 2। तो यहाँ जैसा कि 0.5 है, 0.5 यानी डिफरेंस को 1 है डिफरेंस, तो 2 पे डिवाइड करते हैं तो 0.5। अब 0.5 माइनस कर लिया लोअर लिमिट में से तो वो बना 19.5, और 40.5 यानी अपर लिमिट में ऐड कर दिया। तो इस तरह थ्रू आउट ये काम किया तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाती हैं। और फर्दर बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने कंटिन्यूस केस में क्वेश्चन किया है, आप पहले n/2 फाइंड कर लें। इस केस में आपके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 216 है, 216 डिवाइड बाई 2 इज 108। 108 आप चेक करेंगे किस ग्रुप में आ रहा है, वो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखते हुए 108 ग्रुप है आपका, ये 95.5 टू 102.5 वाला ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप में ये लाई कर रहा है, ये इस ग्रुप को हम कहेंगे मीडियन ग्रुप। सो ये आपने क्लास बाउंड्रीज बनाई, ये आपके पास 108 इस ग्रुप में लाई कर रहा है। अब बस आपने ये ख्याल रखना है कि आप अब जो लोअर लिमिट यूज करनी है तो वो क्लास बाउंड्री से लेनी है। ये जैसे 95.5 इंटरवल भी इसी का लेना है क्योंकि वो फर्क पड़ेगा। इसी का इंटरवल जब लेते हैं तो ये आपके पास बन गया 7, और इसी की फ्रीक्वेंसी वो आगे 56, क्यूमुलेटिव इससे प्रीवियस 93, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। सो इस तरह से आपके पास मीडियन फाइंड हो गया 97.375। इज इट क्लियर? जी ओके। सर ग्रुप को देखने के लिए कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे भी कौन से ग्रुप में ये लाई कर रहा है। बिल्कुल देखो ये 108 आप देखोगे कहाँ लाई कर रहे हैं कि क्यूमुलेटिव में आपने देखा 93 में तो नहीं है, 90 आगे आता है 149। इसका मतलब है ये वाला ग्रुप 94 से स्टार्ट होकर 149 तक है, यानी जो पिछली क्यूमुलेटिव होती है उससे नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट लेकर इस नंबर तक वो ग्रुप के अंदर वैल्यूज लाई कर रही होती है, ठीक है ना, ये मुराद है। अब देखें एक और कंसेप्ट लें कि ये था मीडियन में आपने गौर किया कि एक पॉइंट होता है जो पूरे डाटा सेट को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है।
और वो 50% नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेफ्ट और राइट साइड पर आ जाती हैं। इसी कॉन्सेप्ट को अगर एक्सटेंड करें तो अगर हम 3 ऐसे पॉइंट्स ले लें जो पूरे डाटा सेट को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं Q1, Q2, Q3, इनको क्वार्टाइल्स कहा जाता है। Q1 इज फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 इज सेकंड क्वार्टाइल, Q3 इज थर्ड क्वार्टाइल। इसको हम लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं Q1 को, और Q3 को अपर क्वार्टाइल भी कहा जाता है। Q1 तक की जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो 25% होती हैं, और Q2 तक की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 25 + 25 50% तक हो जाती हैं। और जब 50% तक हो जाएं तो इसका मतलब होता है कि ये मीडियन होता है। सो Q2 जो है वो मीडियन के इक्वल होता है, और इसीलिए आमतौर पर जब क्वेश्चन ये होता है कि फाइंड द क्वार्टाइल्स, तो आपको दोनों क्वार्टाइल्स फाइंड करने होते हैं, Q1 एंड Q3। Q2 जो है उसको एज अ मीडियन इसको पुकारा जाता है। Q2 को अगर ये Q2 फाइंड करना हो तो मीडियन के लिए क्वेश्चन किया जाता है कि फाइंड मीडियन। सो लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स, अगर आपसे क्वेश्चन हो फाइंड द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, तो यही मतलब है कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना है। ये कहा जाए कि फर्स्ट एंड थर्ड, तो डेफिनेटली ये, और अगर ये जस्ट ये कह दिया जाए कि फाइंड द क्वार्टाइल्स, तो इससे मुराद होता है यही दो, Q1 एंड Q3। अच्छा, अगर इन दोनों का अगर डिफरेंस ले लें Q3 - Q1, तो इसे इंटर क्वार्टाइल रेंज कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो वो इक्वल होता है Q3 - Q1। इन दोनों का डिफरेंस लें तो वो रेंज है, विद इन द क्वार्टाइल्स रेंज कहलाती है। यही अगर फर्दर इसी कंसेप्ट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाए, अगर इसके 10 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को, ये 9 कट आएंगे। 9 पॉइंट्स इस सारे डाटा सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। तो ये जो 9 पॉइंट्स हैं उसको कहेंगे D1, D2, D3 अप टू D9। तो ये कहलाएंगे डिसाइल्स। D1, D2, D3, D4 अप टू D9 डिसाइल्स कहलाते हैं। और अगर मैं 100 बल्कि 10 की बजाय 100 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं पूरे डाटा सेट को, तो वो क्या कहलाएंगे? अब डिसाइल्स नहीं, डिसाइल्स डेसी से है, 10 के निज़ाम से, क्वार्टर से है क्वार्टाइल्स, और वो अगर 100 इक्वल पार्ट्स में हो तो वो वर्ड यूज किया जाता है परसेंटाइल्स। जब आप NTS का टेस्ट देते हैं तो देखिए उसमें परसेंटाइल्स भी होता है। अगर आपने 90 परसेंटाइल लिया है तो इसका मतलब 100 स्टूडेंट्स अगर हो तो आप 90th पोजीशन पर हैं, यानी स्टार्ट से लेकर 90 तक, यानी आपसे ऑनवर्ड 10 स्टूडेंट्स 100 में से, यानी 10% स्टूडेंट्स आपसे आगे हैं। अगर आपका परसेंटाइल 99 है तो इसका मतलब एक स्टूडेंट है जो आपसे आगे अभी है। अगर आपका परसेंटाइल 100 आ जाता है तो इसका मतलब होता है आप टॉपर हैं। और वो कितने ही मार्क्स हो सकते हैं। फर्ज कर लें आपने 100 का आपने पेपर दिया है, हो सकता है आपने 80 मार्क्स लिए हैं और आपका परसेंटाइल बना है 100, तो इसका मतलब है टॉपर हैं आप। वो पोजीशन बता रहा होता है परसेंटाइल। ये एक एब्सोल्यूट होता है आपकी उसे जिसे परसेंटेज कहते हैं, ये एब्सोल्यूट मेजर है, और एक आपका रिलेटिव मेजर है, ये परसेंटाइल है। परसेंटाइल और परसेंटेज में फ़र्क है। परसेंटाइल पोजीशन पर होता है, परसेंटाइल अभी मैं आपको मिसाल दे रहा था कि हो सकता है आप हाईएस्ट पोजीशन पर हैं लेकिन मार्क्स आपके 100 नहीं हैं, 100 से कम भी हो सकते हैं। तो जो स्कोर स्टूडेंट्स का होता जाएगा उसको अगर हम अरेंज कर लें स्टूडेंट्स को, पहली पोजीशन ये स्टार्ट से जो सबसे कम नंबर लेने वाला स्टूडेंट, फिर उससे बड़ा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में उसकी अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन पे ले लें, और 50th स्टूडेंट जो खड़ा है उसकी लोकेशन वाइज अगर उससे पूछे कितने स्कोर हैं आपके, वो हो सकता है वो कहे कि मेरे 70 मार्क्स हैं। तो 100 में से 70 उसके मार्क्स, परसेंटेज बनी उसकी 70,
लेकिन परसेंटाइल बना 50 क्योंकि उसकी पोजीशन 50th है। तो परसेंटाइल वेरी कर सकता है परसेंटेज से। तो अच्छा, अब जैसा कि मीडियन का फॉर्मूला अनग्रुप डाटा में ये था n+1/2 टीएच वैल्यू, और क्वार्टाइल्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Q1 इन फर्स्ट क्वार्टाइल n+1/4 क्वार्टर से ये है, इसलिए डिवाइडेड बाई 4 कर रहे हैं हम। n+1/4 वैल्यू Q3 क्या बनेगा, इसी को आप 3 टाइम्स कर दें, 3 टाइम्स n+1/4 वैल्यू थर्ड क्वार्टाइल। सो फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स ये हैं, इसको लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स भी कहते हैं, और जस्ट इनको हम क्वार्टाइल्स का नाम भी दे देते हैं, क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल से यही मुराद होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। तो ये फॉर्मूला है अनग्रुप डाटा के लिए, फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डाटा, ठीक है, ये फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डाटा। जैसे मीडियन के हमने फॉर्मूला लिखा था, और Q2 पर अगर दोबारा गौर करें तो देखें वो Q2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स n+1/4, और ये जब कैंसिलेशन के बाद यही वैल्यू आ जाती है आपकी n+1/2 टीएच वैल्यू, विच इज अगेन मीडियन। सो Q2 is the median and Q2 coincide, सेम पॉइंट होता है। अब जैसे कि हमने मीडियन का क्वेश्चन किया था, उसी डाटा सेट को हमने ले लिया और इसके लिए फाइंड किया है, फाइंड द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो बिल्कुल उसी तरह से इसको आप अरेंज करें डाटा को, 25, 18, 30 ये डाटा सेट को अपने अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर आपने n लिखना है, n आपका 10 है यहाँ, और फॉर्मूला लिखें Q1 = n+1/4 वैल्यू, और ये बना 10+1/4, ये बन गया 2.75। इसको बेटा समझना अच्छी तरह, 2.75 वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। जो भी आपके पास होल नंबर होगा वो, जैसे 2 है तो आप सेकंड लिख देंगे, सेकंड वैल्यू, फिर आप लिखेंगे प्लस, और अगर ये सेकंड है तो आप थर्ड और सेकंड का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है, यानी इससे जो नेक्स्ट वैल्यू है में से इस करंट वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, और ये जो डेसिमल में आ रहा है 0.75, तो 0.75 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये इजाफा करेंगे आप। डेसिमल में अगर 0.25 होता है तो हम यहाँ 0.25 लिख देते हैं, अगर यहाँ 0.5 होता है तो हम 0.5 लिख देते हैं, राइट। तो 4 से जब भी कोई नंबर डिवाइड होता है तो 3 सूरतें हो सकती हैं, या तो आपके पास 0.5 आएगा, या 0 आएगा, या आपके पास 0.25, 0.75 और 0.5, 4 सूरतें बनेगी। या तो नंबर आपके पास 2.0 बन सकता है, या बन सकता है 2.5, या बन सकता है 2.25, या बन सकता है 2.75, ठीक है। जब आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो उसका डेसिमल नंबर आपके पास या तो नहीं मिलेगा 0.0, या मिलेगा तो 0.25, 0.5, 0.75। तो इस सूरत में आपने क्या काम करना है, आपने होल नंबर वो वैल्यू लिख लेनी है, जैसे यहाँ 2 है तो आपने सेकंड वैल्यू लिखी, और प्लस नेक्स्ट वैल्यू यहाँ थर्ड बनती है, तो थर्ड माइनस सेकंड, इनका डिफरेंस ले लेते हैं और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ सेकंड वैल्यू है 12 और थर्ड वैल्यू है 15, तो 15 - 12 × 0.75, आंसर इज 14.25। और अगर हम Q3 फाइंड करना चाहें इसी तरह से Q3, तो Q3 का फॉर्मूला 3 टाइम्स n+1/4 TH वैल्यू, और ये कैलकुलेट हुआ तो 8.25। अब आप इसी तरह से देखें, होल नंबर आपका 8 है तो 8th वैल्यू प्लस नेक्स्ट वैल्यू है 9, 9th वैल्यू, और माइनस 8th वैल्यू इंटू जो डेसिमल नंबर है आपका 0.25, तो आप 0.25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप डाटा वैल्यूज में से आप देखोगे 8th वैल्यू कौन सी है,
ये टोटल 10 थी, इसलिए आपके पास जो थर्ड लास्ट है वो 8th वैल्यू बनती है। तो 25 और जो 9th वैल्यू बनती है वो 30 है। सो आपके पास जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 8th वैल्यू 25 प्लस 9th वैल्यू इज 30 minus 25 into 0.25, answer is 26.25. Is it clear? और सिमिलरली अगर आपके पास डाटा अगेन अनग्रुप डाटा है लेकिन वो फ्रीक्वेंसी फॉर्म में है, सो फिर आप ये काम करेंगे कि इसके लिए जैसे मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कंस्ट्रक्ट की थी, इसी तरह से आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेनी है। n इज हेयर 63 और आप फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए आप फाइंड कर लेते हो n प्लस 1/4 वैल्यू 63 प्लस 1/4 वैल्यू और ये बन जाती है 16। सो 16th वैल्यू अब डाटा सेट में कैसे पता चलता है, वो आ जाती 8, यानी 12 से लेकर 8 जो है वो 12 से लेकर 23rd तक है। सो 16th वैल्यू इज 8। सो इस तरह से आंसर 8 बन जाता है। और यूं ही अगर आप Q3 फाइंड करना चाहते हैं तो आप उसका थ्राइस ले लेते हैं। थ्राइस की कैलकुलेशन में देखा वो बना 48 और 48th वैल्यू आती है 16। सो 16 इज आंसर। सो इस तरह से आप फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल आप अनग्रुप डाटा के लिए फाइंड करते हैं। ये प्रोसीजर है। तो अब आप ज़रा फीडबैक दें कि क्या आपको समझ आ रही है। अगर कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ज़रा मुझे बताएं। जी स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो क्या आपको ये समझ आ रही है इस वक्त? जी सर। चलें शाबाश। 48 वैल्यू क्यूमुलेटिव में जब आप देखते हो तो 42nd से लेकर 50 तक ये वैल्यू है ना 16, यानी 42nd से लेकर 50 तक। तो 48th वैल्यू कौन सी हुई, खुद बताएं जरा। 48th वैल्यू कौन सी है? 16। क्या बात जी? 16 हाँ जी, 16 वाली बनती है बेटा 15 वाली इसलिए नहीं बनती कि वो 15 41 तक कंप्लीट हो गई है। 41 तक 42nd जो है ना वो 16 आ जाती है। 42nd 43rd 44th ये 50 तक यही वैल्यू रिपीट हो रही है 16, तो इसलिए 15 नहीं आएगा, 16 आंसर है। क्लियर? जी सर। जी ये क्या नाम जो क्वेश्चन कर रहे थे 15? जी सर मैं 1533। नहीं, ये अभी जो क्वेश्चन किया था समिया, आपने कहा था कि 16। ओके, आपका आंसर ठीक है। तो अभी 15 की भी आवाज आई थी। चलें, बहरहाल ये क्लियर है, ठीक है। सो अब अगर हम इसी को जैसे हमने मीडियन को ग्रुप डाटा के लिए फाइंड किया था, यूं ही हमने क्वार्टाइल्स, फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर ग्रुप डाटा में देखिए फॉर्मूला ये बनेगा L प्लस एच ओवर एफ। मीडियन में था 2 डिवाइडेड बाई 2 n/2 माइनस सी, यहाँ है n/4। ये फर्क है यहाँ मीडियन और फर्स्ट क्वार्टाइल का। बात समझे कि ये जो फैक्टर है n/4, ये वाला डिफरेंस है मीडियन का और फर्स्ट क्वार्टाइल का। सो मीडियन n/2 लिखते हैं, क्वार्टाइल्स में n/4 लिखते हैं। और यूं ही थर्ड क्वार्टाइल में यहाँ गौर करें, ये 3n/ ऐसे आएगा 3n/4, ये डिफरेंस है। तो ये राइट डाउन करें नोटबुक के ऊपर। फर्स्ट क्वार्टाइल इक्वल्स टू L प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी। थर्ड क्वार्टाइल
is L plus H over F 3n by 4 minus E. क्लियर? अब मैं इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए ग्रुप डाटा का सेम डाटा ले लेते हैं, मीडियन में जो हमने डाटा लिया था। और जी पूछे बेटा। सर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है। चलें, बस ये आखिरी बात कि 0 to 10 ये आपका कंटीन्यूअस ग्रुप डाटा, और कंटीन्यूअस ग्रुप डाटा में आपने जो वर्किंग, जैसे मीडियन में आपने वर्किंग की थी, अब आप वर्किंग करेंगे n/4 से, n/4। और n/4 की कैलकुलेशन अभी मैं आपको यहाँ शो करता हूँ कि n/4 अगर हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो वो आपको फर्स्ट क्वार्टाइल का ग्रुप मेंशन करेगा। ये देखें, n/4, n इज 104, 104/4 26 क्यूमुलेटिव को देखते हुए आपने देखा ये वाला ग्रुप जिसे मैंने रेड कर दिया हुआ है 20 to 30 और जिसकी फ्रीक्वेंसी 14 है, दिस इज द फर्स्ट क्वार्टाइल ग्रुप। और इसके मुताबिक आपने वैल्यूज लेनी है। L इस ग्रुप की लोअर लिमिट यानी 20, इसी ग्रुप का इंटरवल, इसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, और इससे प्रीवियस ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी C। और ये जब आपके पास वैल्यूज मिल गई, अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। सो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वार्टाइल आ जाता है। और थर्ड क्वार्टाइल में आपने जो वर्किंग करनी है वो 3n/4 करनी है, वो बना 78 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखते हुए आपने ग्रुप से आपने उस ग्रुप मेंशन कर लेना है। उस ग्रुप के मुताबिक आपने देखना है उसकी लोअर लिमिट क्या है, उसका इंटरवल क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से प्रीवियस, और n इज इक्वल टू 104 है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके इसका आंसर ले लेते हैं। तो सेम ऐसे ही अगर आप काम करते जाओ, जहां हमने n/4 लिखा है, अब आप जब डिसाइल्स फाइंड करते हैं, अगर क्वेश्चन में फर्ज करें 7th डिसाइल है तो 7n/4 सॉरी 10 डिसाइल्स की सूरत में डिवाइजर में 10 आता है, यानी अगर 7th डिसाइल है तो 7n/10। ऐसे ही अगर परसेंटाइल फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, लेट्स से परसेंटाइल 85th परसेंटाइल है, तो फॉर्मूला सेम L plus H over F। अब आप ये लिखेंगे 85 n/100, परसेंटाइल के लिए डिवाइजर में 100 कर लेना है, और बाकी तमाम प्रोसीजर और हर चीज़ ऐसे ही है जैसे हमने मीडियन फाइंड किया है। और आपको यहाँ तमाम फार्मूलास डिसाइल्स परसेंटाइल्स के यहाँ दे दिए गए हैं फॉर अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा, और एंड पर इसकी एक फार्मूला शीट भी जनरेट कर दी गई है। ये ग्रुप डाटा के लिए डिसाइल्स और परसेंटाइल्स के फार्मूलाज हैं, और यहाँ आपकी फार्मूला शीट बना दी गई है। अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन, अनग्रुप डाटा के लिए क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, उनके फार्मूलाज, और ये दोबारा रिपीट हो जाएंगे। ग्रुप डाटा के लिए मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, उनके फार्मूलाज हैं। तो अब आपका ये लेक्चर यहाँ तक आप लोग इसे देखेंगे। आपको मैंने फाइल एक शेयर कर दी हुई है, PDF की फॉर्म में फाइल शेयर कर दी है, तो उसको आप ज़रा देखिएगा। फिर भी अगर क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे क्वेश्चन पूछें, और अगले लेक्चर में आप उसकी क्वेरीज, आपके क्वेश्चन अपने लिख कर रखें और मुझे क्वेश्चन करेंगे, तो इंशाल्लाह उधर हम एक्सप्लेन कर लेंगे। तो अभी मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ। सर ये अपलोड की है जी, ये फाइल अपलोड की है। हाँ जी, यही फाइल अपलोड की है, यही वाली। ओके सर। तो अभी आपकी अटेंडेंस, ये आपकी डाउनलोड होगी अटेंडेंस। तो ठीक है, अपना बेटा ख्याल रखिएगा। इस लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं। अल्लाह ताला हम यूं नासिर। अल्लाह हाफिज़।